हेलो एवरीवन। आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एक तो पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी और दूसरा पढ़ेंगे चाई स्क्वायर टेस्ट। तो ये दोनों टॉपिक्स हैं, एग्जाम के अंदर आते हैं। आपको बड़ा कैलकुलेशन करने के लिए तो नहीं दिया जाएगा एग्जाम में, क्योंकि बड़े कैलकुलेशन से क्या होगा, आपका टाइम जाएगा और ऐसा एग्जाम में करते नहीं है। और सिंपल कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको सारा सिखा दूंगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। अगर सिंपल लैंग्वेज में अपन बात करें तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है कि किसी भी काम के होने की क्या चांस है। अभी मैं आपको एक सिंपल चीज समझाता हूं। देखिए, दो चीजें इंपॉर्टेंट रहती है जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उस काम के या उस एक्सपेरिमेंट के टोटल कितने रिजल्ट्स पॉसिबल है, एक तो ये चीज मैटर करती है। दूसरा, हमें उनमें से कौन सा रिजल्ट चाहिए, ये चीज मैटर करती है। और उसके बाद में एक सिंपल सा डिवीजन है, उसी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया कि टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स में से हमें कौन सा रिजल्ट चाहिए, वही प्रोबेबिलिटी कहलाती है। मैं आपको और आराम से समझा देता हूं। पहले प्रोबेबिलिटी के बारे में दो चार बातें लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस ऑफ अकरेंस ऑफ ए रिजल्ट आउट ऑफ टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स। टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स, टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स में से चांस ऑफ अकरेंस ऑफ ए रिजल्ट। अभी देखो, ये जो मैंने आपको डेफिनेशन दी है, इसके अंदर दो चीजें आ गई। एक तो आ गया वो रिजल्ट जो हमको चाहिए, यानी कि ये तो है डिजायर्ड रिजल्ट। ये तो है डिजायर्ड रिजल्ट कि भाई ये रिजल्ट तो हमें चाहिए। और टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स, ये दूसरी चीज है। तो ये दो इंपॉर्टेंट बात हो गई, समझ में। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, देखो, आउट ऑफ टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स, आउट ऑफ टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स, इसमें लिख सकते हैं डिजायर्ड रिजल्ट्स। डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक है। तो ये हुआ अपने पास में एक बार के लिए प्रोबेबिलिटी का सिंपल फॉर्मूला। अब आप ये चीज भी समझे कि ये जो टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स है, इसका एक और मीनिंग होता है टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स। रिजल्ट तो तब आएगा ना जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे। यदि अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तब तो रिजल्ट आएगा, लेकिन उससे भी पहले यह भी चीज तो मैटर करेगी कि वो एक्सपेरिमेंट कितने तरीके से कर सकते हैं। आपको कह दिया जाएगा, मान लीजिए कि आपको एक मेंडल का क्रॉस कराना है, तो भाई मेंडल का क्रॉस कितने अलग अलग तरीके से हो सकता है पॉसिबल, तो आप कौन से तरीके से कराएंगे। सो टोटल पॉसिबल रिजल्ट है, वो डिपेंड किस चीज पे करेगा, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वेज, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वेज in which
an experiment can be done, जिसमें वो एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। अभी तो एक बार आप इतना समझे। अब एक बार छोटी सी चीज समझाता हूं मैं आपको। जैसे मान लो कि अपन एक सिक्के को हवा में उछालते हैं, टॉस करते हैं। हम एक कॉइन को टॉस करते हैं। अब समझना, अगर आप सिक्के को हवा में उछालोगे तो जब वो जमीन पे गिरेगा तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो इस केस में आपके पास में टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स कितने हैं? 2। तो यहां पे 2 हो गए टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स। कौन कौन से हो गए? एक तो गया हेड, एक हो गया टेल। तो हेड एंड टेल 2 रिजल्ट हो गए। और अब आप मान लो ये कहते हो कि मुझे तो हेड चाहिए, तो आप ये बोलोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड फॉर्मूला लगाओ। टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स 2 हैं और उनमें से हेड तो एक ही है, इसलिए ये हो गया हमारा हेड का प्रोबेबिलिटी। उसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना आएगा? इतना ही आएगा, क्योंकि टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स में से टेल भी एक ही बार है। यहां से हमको एक चीज और सीखने को मिलेगी कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 होती है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। यानी कि जब कोई काम होने के चांस 100% होते हैं तो उसे हम 1 कहते हैं, यानी कि ये 100% है। प्रोबेबिलिटी हम एक में से लेते हैं तो इसलिए 100% नहीं बोलेंगे, अपन 1 मैक्सिमम बोल देंगे। अगर मान लीजिए किसी भी रिजल्ट के अंदर या किसी भी एक्सपेरिमेंट में 10 रिजल्ट है तो 10 की प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। अगर किसी के अंदर 2 रिजल्ट है तो 2 की प्रोबेबिलिटी भी 1 आएगी। सो सम ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स शुड बी इक्वल टू 1। सारे पॉसिबल रिजल्ट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 1 आनी चाहिए। जैसे कि यहां पर आप देख लीजिए, यदि मैं हेड प्लस टेल की प्रोबेबिलिटी चेक करूंगा, क्योंकि यहां पे 2 ही तो रिजल्ट्स हैं, हेड प्लस टेल, तो आप देखो 0.5 प्लस 0.5 ये 1 ही आएगी। तो आप कई बार ऐसा भी कर सकते हो कि एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली, दूसरी को माइनस कर दिया, मतलब दूसरी के लिए उसे माइनस कर दिया एक में से। 1 माइनस 0.5 करोगे तो 0.5 रह जाएगी प्रोबेबिलिटी। ये काम भी किया जा सकता है। सो ये एक बार के लिए सिंपल चीज समझिए। अब और चीज समझाता हूं। मान लीजिए कि एक डाइस है, लूडो खेलते हैं, डाइस है, आप उस डाइस को थ्रो करोगे। जब आप डाइस को फेंकोगे तो डाइस पे 1 2 3 4 5 6, आप जब डाइस को फेंकोगे तो आपके सामने ऊपर की तरफ कोई एक रिजल्ट आएगा, बट टोटल रिजल्ट कितने हैं? 6 टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स। 6 टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं। सो नंबर ऑफ टोटल रिजल्ट्स 6 आ गए। अब इनमें से आपको क्या चाहिए? आप कहोगे कि मैं डाइस फेंकता हूं, 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो जो 2 है वो 6 में से कोई एक रिजल्ट है, तो 1/6 आ जाएगा। ये बात समझ में आई? अभी एक चीज और समझिए। जैसे
प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, ताश होती है, प्लेइंग कार्ड्स। अब जो प्लेइंग कार्ड्स है उनके अंदर तो क्या होता है कि हर तरीके का कार्ड 4 बार होता है, लेकिन फिर भी यदि आप पर्टिकुलर की बात करोगे कि आपको तो जो है वो ईंट का इक्का ही चाहिए, तो वो तो एक ही होता है। ताश में टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। सो 52 वहां पर टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स है, पॉसिबल रिजल्ट्स। आप जैसे मान लीजिए कि मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते हो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल। जब आप मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस करोगे तो उसमें F2 जनरेशन में टोटल कितने प्रोजेनी बनते हैं? 4। 1:2:1, तो 1 + 2 + 1 टोटल 4 बनते हैं। तो 4 टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स हो गए। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स। मैं आपको क्वेश्चन भी करा दूंगा। एक चीज और समझिए, एक तरीके के और क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आपके सामने आएगा कि एक बॉक्स के अंदर 10 रेड बॉल है, 10 ब्लू बॉल है, 10 ग्रीन बॉल है, तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 30। 10 + 10 + 10 30 हो गई। आप जब उसमें से उठाओगे तो आपके सामने टोटल 30 बॉल है, तो 30 में से कोई भी आ सकता है, तो 30 रिजल्ट्स है वो। हाँ, उसमें से क्या आएगा, डिजायर्ड क्या होगा, वो तो बाद की बात है। तो वहां टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स 30 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स को देखते हैं। अब जो प्रोबेबिलिटी होती है, उस प्रोबेबिलिटी के अंदर 2 टाइप्स होते हैं। प्रोबेबिलिटी के 2 टाइप्स बता रखे हैं। प्रोबेबिलिटी टाइप्स। प्रोबेबिलिटी टाइप्स क्या होती है? देखो, एक तरीके की टाइप तो दे रखी है, इसे कहते हैं एप्रियोरी प्रोबेबिलिटी। एप्रियोरी प्रोबेबिलिटी। और जो दूसरा टाइप दे रखा है उसे कहते हैं एपोस्टेरियोरी प्रोबेबिलिटी। दोनों में सिर्फ एक चीज का अंतर है, और वो मैं आपको बता देता हूं क्या अंतर है। एप्रियोरी प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि जब हम एक्सपेरिमेंट चालू करने से पहले ही प्रोबेबिलिटी बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, एक्सपेरिमेंट चालू करने से पहले। जैसे मान लीजिए कि आप मेंडल का क्रॉस करोगे, तो आप ये कहोगे कि मैं मेंडल का क्रॉस करने वाला हूं, क्या चांस है कि F2 जनरेशन में मुझे 3 लंबे और 1 बोना पौधा मिलेगा? अभी तो आपने एक्सपेरिमेंट चालू नहीं किया, तो अभी हम ये कैसे कह सकते हैं कि F2 के अंदर आपको केवल 4 ही प्लांट्स मिलेंगे? क्या पता 10 प्लांट मिल जाए, 10 सीड मिल जाए। चीज समझ में आई आपको? जिस रिजल्ट के बारे में अभी हम कुछ भी नहीं बोल सकते उसे बोलते हैं एप्रियोरी। और एपोस्टेरियोरी किसे बोलते हैं? जब कोई एक्सपेरिमेंट हो चुका है उसके बाद उसमें से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट। जैसे मैंने मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर लिया था पिछले महीने, और उस क्रॉस में मुझे टोटल 100 प्लांट्स मिले। अब बताओ लंबे प्लांट की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो मेरे पास में जो टोटल पॉसिबल रिजल्ट है वो तो फिक्स हो चुका 100। अब पहले जब मैंने किया ही नहीं था एक्सपेरिमेंट, तो मुझे क्या पता कितने सीड बनेंगे, कितनी मटर की फलियां लगेंगी, और हर फली में कितने सीड होंगे, मुझे क्या पता? ऐसे कोई फिक्स थोड़ी होता है। और मेंडल ने भी जो एक्सपेरिमेंट किया था, जो हम बोलते हैं ना कि 1/4, 2/4 या 3/4, तो जो 4 था वो तो एक कैलकुलेटेड रिजल्ट था लास्ट। ऐसे थोड़ी होता कि 4 ही रिजल्ट मिलेंगे, सिर्फ ये 4। सो एप्रियोरी प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या हुआ?
इसका मतलब होता है कि जब probability is determined before the events या experiment take place, जब एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं है उससे पहले ही प्रोबेबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल probability of tall plants if someone will perform Mendel's monohybrid cross, यदि कोई मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेगा तो उसमें टॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अभी तो किसी ने किया ही नहीं है एक्सपेरिमेंट। दूसरा देखो, एपोस्टेरियोरी प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं? बस इसका जस्ट रिवर्स कर दीजिए। जब प्रोबेबिलिटी को कब डिटरमाइन किया जाता है? प्रोबेबिलिटी इज डिटरमाइंड आफ्टर द इवेंट्स या एक्सपेरिमेंट हैव बीन परफॉर्म्ड, जब एक्सपेरिमेंट कर लिया गया है उसके बाद की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, तो हम ये बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, probability of tall plants out of 100 plants in Mendel's monohybrid cross, यदि मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस है वो कर लिया गया है तो उसके अंदर 100 रिजल्ट्स मिल गए हैं, तो बताओ लंबे रिजल्ट्स कितने हैं? तो ये होता है हमारे सामने दो तरीके की प्रोबेबिलिटी। अब जो प्रोबेबिलिटी है उसके अंदर दो रूल्स काम आते हैं या दो थ्योरम काम आती है। टू रूल्स या इसी को कहते हैं टू थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। और इस चीज को आपको थोड़ा सा समझना है। पहला जो रूल होता है इसे बोलते हैं एडिशन थ्योरम। और जो दूसरा होता है इसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो एडिशन थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ये क्या है, बात करते हैं। आपको जब कभी भी दो में से कोई एक रिजल्ट चुनना हो तो उस जगह पर एडिशन थ्योरम काम में ली जाती है, और जब दोनों के दोनों एक साथ रिजल्ट लेने हो तो उस समय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम काम में ली जाती है। आप यूं कहें कि जब आपको बहुत सारों में से कोई भी एक सेलेक्ट करना हो तो एडिशन होता है,
और जब आपको बहुत सारों में से कई सारे लेने हो तो मल्टीप्लीकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, एडिशन थ्योरम कब यूज करेंगे? व्हेन वन ऑफ द टू और any of many results is taken। जब कईयों में से कोई भी, तो इस केस में क्या किया जाता है, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी उसके अंदर और लिखा हुआ आएगा, दिस और दिस, लॉन्ग और टॉल, सॉरी टॉल और ड्वार्फ, हेड और टेल, बॉय और गर्ल। समझ में आया ये चीज? उसी प्रकार से जब टू और मोर रिजल्ट्स have to be taken together, जब टुगेदर लेना हो तो इस केस के अंदर आएगा आपका लिखा हुआ एंड, दिस एंड दिस, हेड एंड टेल, बॉय एंड गर्ल, है ना, इस तरीके के, टॉल एंड ड्वार्फ। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यदि लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब होगा प्लस, और एंड लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब होगा मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस नहीं है, वो मल्टीप्लीकेशन है। ये दो थ्योरम आप काम में लोगे तो आपको आराम से सारी चीज समझ में आ जाएगी। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है वो समझा देता हूं। देखो, जैसे क्वेश्चन समझते हैं अपन। मान लीजिए मेंडल का क्रॉस है, मेंडल्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आपको F2 जनरेशन मिली, F2 जनरेशन। और अब आपसे दो तरीके के सवाल पूछे गए। पहला सवाल, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू टॉल प्लांट्स, और आपसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉल और ड्वार्फ प्लांट। तो देखना आपके सामने हमने पहले वाले केस में लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ टू टॉल प्लांट, यानी आपको दो टॉल प्लांट एक साथ लेने हैं। तो पहला प्लांट एंड दूसरा प्लांट, पहला टॉल एंड दूसरा टॉल एंड आ रहा है ना यहां पे। दूसरे वाले में देखो और आ रहा है, या तो टॉल और ड्वार्फ। अब यदि आप मेंडल का एक्सपेरिमेंट रिकॉल करेंगे तो एक टॉल प्लांट आने की प्रोबेबिलिटी होती है 3/4। तो आपको तो दो टॉल चाहिए, तो ये आएगा 9/16। समझ में आया ये चीज? दूसरी तरफ देखिए, आपको कहा गया है टॉल और ड्वार्फ। तो टॉल होने की प्रोबेबिलिटी 3/4, और का मतलब होता है प्लस, और ड्वार्फ की प्रोबेबिलिटी 1/4, तो ये आ जाएगा 1। अब जाहिर सी बात है कि यदि मेंडल का क्रॉस करोगे और आपको यह कहा गया है कि उस क्रॉस में से कोई भी एक प्लांट ले आओ, कोई भी टॉल ले आओ और ड्वार्फ ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा तो 1 आ गया। जब आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज में ऐसा लगे कि कोई सा ही रिजल्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो वहां आंसर 1 आएगा, देख लेना।
क्योंकि कोई सा ही रिजल्ट ले लो तो सारे रिजल्ट में से सारे ही हमको चाहिए, टोटल पॉसिबल में से टोटल पॉसिबली डिजायर्ड है, ऐसे केस में रिजल्ट 1 आता है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन की अपन डिफिकल्टी बढ़ाते हैं और थोड़े दूसरे क्वेश्चन समझते हैं। जैसे सपोज करिए आपको ये दिया गया है कि किसी प्लेइंग कार्ड्स में से 2 कार्ड्स लेने हैं, 2 कार्ड्स ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से कोई 2 कार्ड्स लेने हैं और सवाल ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ किंग्स। क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों किंग होंगे, बादशाह होंगे दोनों के दोनों। तो पहले तो आप एक चीज समझिए, अब इसको सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो हमारे सामने जब प्लेइंग कार्ड वाला हो क्वेश्चन तो एक चीज ध्यान रखना कि यहां पे हर एक पत्ता 4 बार होता है। तो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आप ये देखो कि किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है वहां पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। तो कैसे निकालोगे, देखो टोटल कार्ड्स कितने हैं, या आप इनको बोल सकते हो टोटल रिजल्ट्स कितने हैं, क्योंकि कोई सा भी कार्ड हाथ में आ सकता है। तो वो तो हो गए 52 रिजल्ट्स। अब आप ये भी देखो कि टोटल किंग कितने हैं यहां पे, टोटल किंग्स। तो एक ताश की उसमें प्लेइंग कार्ड के अंदर पैक में 4 होते हैं। आपको ये तो बोला नहीं है कि डायमंड का किंग चाहिए या हार्ट का किंग चाहिए, बस किंग होना चाहिए, तो 4 होते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 किंग कितनी हुई, आपके पास में टोटल 52 पत्ते हैं, 52 में से 4 किंग है, यानी कि हर 13 में से एक पत्ता कैसा है, किंग है। यही प्रोबेबिलिटी सब पे लागू होगी, कोई दिक्कत नहीं है। हर 13 में से एक पत्ता क्वीन है, हर 13 में से एक पत्ता जैक है, हर 13 में से एक पत्ता जो है वो इक्का है, दुक्की है, मतलब प्रोबेबिलिटी सेम होगी। ये आ गया हमारा रिजल्ट 0.0769। ठीक है जी। अब जरा एक बार छोटी सी चीज सोच के देखो, आपके सामने 52 पत्ते थे और आपने से मान लो एक पत्ता उसमें से निकाल लिया, तो अभी उस पैक के अंदर पत्ते बचे 51, राइट। और यदि एक किंग निकल चुका है तो किंग बचे 3। इसलिए जो प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ सेकंड किंग वो कैसी आएगी, 51 में से 3। आप ध्यान से देख लो, अभी जब आप एक पत्ता निकाल चुके हो तो आपकी जो ताश की गड्डी है वो 52 पत्तों की नहीं है, वो 51 पत्तों की है। तो आपको तो उसी के अनुसार आंसर करना पड़ेगा। सो दूसरे वाले किंग की प्रोबेबिलिटी ये आती है। आपको बोला है कि बोथ किंग, यानी कि 2 किंग एक साथ चाहिए, तो फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ किंग कितना आया, तो बोथ यानी कि 2 एक साथ, दिस एंड दिस, फर्स्ट किंग एंड सेकंड किंग। ये देखो, सो ये हुआ अपने पास में एक सिंपल सा क्वेश्चन, और इसमें थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस की जरूरत है, मतलब दिमाग खुला रखने की जरूरत है। जब कभी भी आप ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो, एक एक्सपेरिमेंट कर लिया तो पीछे के जो रिजल्ट्स तो कम हो ही चुके ना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें नंबर ऑफ वैल्यूज फिक्स हो चुकी है।
हाँ, आपसे ये कहा जाता कि भाई हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं मेंडल का, तो उसमें बताओ कितने रिजल्ट आएंगे। किया ही नहीं, हमको क्या पता कितनी फलियां लगेंगी, कितने उसमें बीज लगेंगे, कितने प्लांट्स हमको मिलेंगे, उस समय तो हमको नहीं पता होता है। अब दूसरा क्वेश्चन है वो समझिए, एकदम ये छोटी छोटी चीजें हैं, बस खाली दिमाग खुला रखोगे हो जाएगा। आ, देखो, आपको चेक करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ वन किंग वन क्वीन and one S from a pack in three continue draw without replacement, without replacement। अब इस सवाल में आपको थोड़ा दिमाग, मतलब है तो ये एकदम सिंपल सा, पर थोड़ा सा पढ़ते टाइम ध्यान रखना क्या क्या चीजें हैं। पहली बात आपको एक किंग चाहिए, एक क्वीन चाहिए और एक इक्का चाहिए। इनका कलर दे नहीं रखा है। अगर कलर दिया होता, जैसे मान लो वो बोल देते कि डायमंड का इक्का, तो वो 52 में से एक ही है, लेकिन बोला है इक्का, तो वो 52 में से 4 है। अंतर समझ लो। आपको बोला किंग, तो यदि किंग बोला है तो 4 किंग होते हैं, लेकिन यदि बोला है कि डायमंड का किंग, तो डायमंड का किंग तो एक ही होता है। इसलिए प्रोबेबिलिटी 1/52 करनी है या 4/52 करनी है, पहले तो वो दिमाग खुला रख लेना। दूसरी बात देखो, इसमें लिखा है कि 3 बार कंटिन्यू निकालना है, पहला, दूसरा, तीसरा, और विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि आप जब पहला निकालोगे तो अभी आपके पास में 52 नहीं 51 पत्ते बचेंगे, तो दूसरी प्रोबेबिलिटी 51 में से लेनी है। आप दूसरा निकालोगे तो आपके पास 50 पत्ते बचेंगे, आपको तीसरी प्रोबेबिलिटी 50 में से लेनी है। अगर रिप्लेसमेंट वाला ऑप्शन होता, आपने पहला निकाला, उसको वापस रख दिया तो वापस 52 हो गए, दूसरा निकाला 51 हुए, वापस रख दिया, वापस 52 हो गए, तो हर प्रोबेबिलिटी 52 52 52 में से निकालते। बट यहां पे विदाउट रिप्लेसमेंट है, मतलब एक बार जो पत्ता निकाल लिया उसको वापस नहीं डालना है, तो प्रोबेबिलिटी हर बार कम होते 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 ऐसे निकलेगी। समझ में आया ना ये? अब एक सिंपल सी चीज देख लेते हैं, क्योंकि आपको देखो ये लिखा है एंड, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन करना है। मान लो एक बार इधर देखो, मैं अगर ये कहता हूं कि मेरे पास एक मल्टीप्लीकेशन है 5 इंटू 4 इंटू 3, सपोज एक बार, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा? आप बोलोगे सर इसका रिजल्ट 60 आएगा। ओके ठीक है, 60 रिजल्ट आ गया। अब यदि मैं इसको 5 इंटू 3 इंटू 4 कर दूं, या 3 इंटू 5 इंटू 4 कर दूं, या 3 इंटू 4 इंटू 5 कर दूं, या 4 इंटू 3 इंटू 5 कर दूं, या 4 इंटू 5 इंटू 3 कर दूं, कोई फर्क पड़ रहा है यहां पे? कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। जब हमको सारी चीजें प्लस करनी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सो आपको जब 3 पत्ते लेने हैं, किंग, क्वीन और एस, तो इसमें से कोई सा भी पत्ता आए पहले, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अपन एग्जाम में बिना कोई दिमाग लगाए, बिना ज्यादा होशियारी लगाए पहले पत्ते से स्टार्ट करते हैं। अभी अभी अपन ने एक चीज देखी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग कितनी है? 52 में से 4 किंग है, ये प्रोबेबिलिटी है। अभी अभी किया था। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन कितनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन
पत्ते तो हमारे पास 51 बचे हैं, लेकिन क्वीन तो अभी भी 4 है, क्योंकि क्वीन तो निकली नहीं। हम यही मानेंगे क्वीन निकली नहीं है, तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, इतनी आएगी। अब यदि आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐश कितना है, पत्ते तो आपके पास 50 बचे हैं, क्योंकि आपने 2 पत्ते निकाल लिए, लेकिन ऐश थोड़ी निकला था उसमें से। और आपको चाहिए तीनों की एक साथ, सो 1 किंग एंड 1 क्वीन एंड 1 एस। एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो ये आप एक काम कर दो, ये प्रोबेबिलिटी है कि आप जो चाहते हो वैसा रिजल्ट आ जाएगा। बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, पर जो भी एक है, सवाल तो अपने को मिलेंगे एग्जाम में। अब एक और क्वेश्चन समझते हैं अपन। जैसे आपसे कहा गया कि एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर 10 तो ग्रीन कलर की बॉल्स हैं और 5 जो है वो ब्लैक कलर की बॉल्स है। आप जब कोई भी बॉल निकालने की कोशिश करोगे तो रिजल्ट तो टोटल 15 में से आएगा। तो ये तो हो गई टोटल रिजल्ट्स। बताइए, ये चीज समझ में आई आपको 15 में से? अब सवाल सुनो। सवाल ये दिया गया है कि 1 बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल जो है वो निकाली गई है। क्या चांस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग ब्लैक, ब्लैक प्रोबेबिलिटी आने के क्या चांस है? तो सिंपल सा देखो, टोटल रिजल्ट कितने हैं 15, और 15 में से ब्लैक कितनी है 5। यानी कि इतनी प्रोबेबिलिटी है कि ब्लैक बॉल आ जाएगी। यदि आपसे पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितनी है, तो 1 माइनस 0.33 कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 0.67, ऐसे मान लीजिए ये आ जाएगा अपना। आपसे पूछे ग्रीन और ब्लैक, तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी, और का मतलब प्लस ब्लैक की प्रोबेबिलिटी, एक आनी चाहिए वो तो। जब आपसे ये कहा जाए कि 15 बॉल में से कोई भी एक बॉल निकाल लो, तो कोई तो आएगी ही ना। तो 15 में से 15 या 15 में से कोई सी भी 15 में से एक 15 आ सकती है, इसलिए ये 1 आएगा आंसर। थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है अपने को। और देखिए, और समझाता हूं, देखो मैं एक सवाल दे रखा है कि बॉक्स है एक, और एक इस बॉक्स के अंदर 10 तो ग्रीन कलर की बॉल है और 5 जो है वो ब्लैक कलर की बॉल है, तो टोटल बॉल हो गई 15। इसको साइड में रख लो इंफॉर्मेशन को। फिर उसके बाद में आपसे कहा 2 है वो एक के बाद एक निकाली गई है, 2 बॉल्स ड्रॉन, दो बॉल निकाली गई है, बोथ ब्लैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ
ब्लैक क्या है, दोनों की दोनों बॉल ब्लैक हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वही कार्ड वाली बात हो गई कि फर्स्ट बॉल ब्लैक हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। जब आपने एक भी बॉल नहीं निकाली है तो आपके सामने टोटल 15 बॉल हैं और उसमें से ब्लैक आए तो 5 बार चांस है ब्लैक आने के, तो यानी कि ये आ गया आपका 0.3। ऐसे एक बार ले लेते हैं। अब आपको सेकंड भी ब्लैक चाहिए, तो जब सेकंड बॉल भी ब्लैक चाहिए तो भैया आपके बॉक्स में अब 15 बॉल तो है नहीं, तो आप 15 के हिसाब से तो निकाल नहीं सकते, इसलिए बॉल बची 14 और ब्लैक आएगी उसमें से, तो हम ये मान के ही चलते हैं कि भाई एक ब्लैक तो पहले निकल चुकी है, तो ये आंसर आएगा 0.28। आपको दोनों एक साथ चाहिए, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों एक साथ चाहिए। इस केस के अंदर 0.3 इंटू 0.28 ये करना पड़ेगा, 0.084 आ जाएगा। सो इस तरीके से ये सवाल किए जाते हैं। अब अपन पढ़ते हैं चाई स्क्वायर टेस्ट। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सिंपल है। हाँ, थोड़ा सा ना ऐसे शांति से करने का होता है, 2-3 चीजें ध्यान में रखनी होती है, मैं बता देता हूं। इसके लिए हमें एक टेबल की जरूरत पड़ेगी, तो मैं वो टेबल ले लेता हूं पहले, फिर आपको समझाता हूं। ओके, सो पहले तो एक बार चाई स्क्वायर टेस्ट के बारे में छोटी मोटी बातें कर लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि ये टेस्ट की उपयोगिता क्या है। आप ये समझिए कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा सा रिजल्ट आना चाहिए, राइट। इसे कहते हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट। मान लो आप एक गांव है, 100 लोग रहते हैं, 100 लोग, और आप उस गांव में ब्लड ग्रुप टेस्ट करने के लिए जाते हो। अब आप ये एक्सपेक्ट करके जाते हो कि भाई इस गांव में 25 लोगों का ब्लड ग्रुप ए होगा, 25 का बी होगा, 25 का ए बी होगा और 25 का ओ होगा। और प्रोबेबिलिटी के हिसाब से तो यही होना चाहिए। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, तो 4 में से एक ए, एक बी, एक ए बी और एक ओ। तो आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट तो ये है कि 100 में से 25 25 25 25 होंगे। मान लो आप जाओ और वहां पे या तो एग्जैक्ट या हल्का सा ऊपर नीचे वही रिजल्ट मिले जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी सही है। इसका मतलब जो कहा गया है ब्लड ग्रुप के लिए वो बात सही है। और यदि मान लो आप जाओ वहां 100 में से 90 लोगों का ब्लड ग्रुप ए मिले, 2 का बी मिले, 2 का ए बी मिले, ऐसे करके, तो इसका मतलब जो ब्लड ग्रुप को लेके प्रोबेबिलिटी बनाई गई है वो गलत है फिर। तो ऐसे केस में हमारा मकसद ये होता है कि भाई जो भी कोई एक्सपेरिमेंट है उसमें वास्तव में जो रिजल्ट आता है उसे कहते हैं ऑब्जर्व्ड रिजल्ट। आप गांव में जाके जब चेक करोगे, चेक करने के बाद जो आया वो तो ऑब्जर्व्ड है, आपने ऑब्जर्वेशन करी उसके बाद आया, लेकिन आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट और ऑब्जर्व्ड रिजल्ट दोनों में कितना डिफरेंस है। यदि दोनों सेम या लगभग सेम होते हैं तो इसका मतलब कोई भी जो हाइपोथेसिस दी है वो एकदम सही है, या कोई प्रोबेबिलिटी दी है वो सही है, उसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। कम ज्यादा बहुत ज्यादा का डिफरेंस है तो उसे हम रिजेक्ट कर देते हैं। ये चाई स्क्वायर टेस्ट की इंपॉर्टेंस है। फिर बोलता हूं मैं एक चीज, यहां ना आप देखोगे कुछ टर्म्स अजीब अजीब से हैं,
लेकिन आप उन टर्म्स के पीछे का जो मेन मकसद है या टर्म के पीछे की जो मेन कॉन्सेप्ट है आप वो ध्यान में रखो ना, टर्म्स को जाने दो। चाई स्क्वायर टेस्ट के बारे में कुछ बातें सुनो। इसे कहते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब हो गया कि कोई भी आप जब काम करते हो तो उसे करना कितना फ्रूटफुल है, कितना यूजफुल है। तो सिग्निफिकेंस का मतलब आप एक बार वही समझो कि हम मेहनत भी कर रहे हैं और हमारी मेहनत वेस्ट चली जाएगी, तो क्या हमें करना चाहिए। दूसरी चीज, ये टेस्ट सबसे पहले किसने दिया? इट वॉज प्रपोज्ड बाय फिशर। फिशर नाम के साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, बट फुल्ली डेवलप्ड बाय किसने डेवलप किया? पियर्सन। पियर्सन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने डेवलप किया। और ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, तो दो साइंटिस्ट के नाम हैं, उसे हम ये याद रखेंगे। और देखो बातें इसके बारे में। हम चाई स्क्वायर टेस्ट क्यों करते हैं? ताकि हम ये पता कर सकें कि जो प्रोबेबिलिटी दी जाती है क्या वो वास्तव में सही होती है। आपको कहा गया कि मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के एक्सपेरिमेंट के अंदर 3 प्लांट लंबे मिलेंगे, 1 प्लांट बोना मिलेगा। तो क्या ये बात सही है? इसका पता लगाने के लिए तो ये टेस्ट करेंगे अपन। सो इट इज यूज्ड टू टेस्ट द करेक्टनेस of an experiment। एक्सपेरिमेंट कितना करेक्ट है उस चीज का पता लगाने के लिए करते हैं ये टेस्ट। हो सकता है अभी जो मैं बोल रहा हूं आपको ना समझ में आए, ये टेबल है, लेकिन आपको 110% ये चीज समझ में आ जाएगी। एक बार आप सुनते जाओ खाली और ये चीजें लिखते जाओ। आप ये भी कह सकते हो कि दिस चाई स्क्वायर टेस्ट इज यूज्ड टू टेस्ट द गुडनेस, कितना अच्छा है, ऑफ फिट। अब आप बोलोगे ये फिट क्या है? यहां फिट का मतलब होता है कोई भी हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट्स। कोई हाइपोथेसिस है या कोई एक्सपेरिमेंट है, वो कितनी अच्छी है ना, तो उसे हम बोलते हैं फिट, गुडनेस ऑफ फिट। उस हाइपोथेसिस की गुडनेस क्या है, उस हाइपोथेसिस या एक्सपेरिमेंट की गुडनेस क्या है, करेक्टनेस क्या है, वो भी इससे पता चल जाएगा। अब उसके बाद में जो चाई स्क्वायर टेस्ट रहेगा, इसमें दो चीजें मैटर करती हैं। देखो, एक तो होता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट। अब बायोस्टैट की लैंग्वेज में इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है? और दूसरा होता है ऑब्जर्व्ड रिजल्ट। या ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अभी लिखने की जरूरत है क्या? इनको आप वैसे ही समझ जाओगे ना इसको। तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो और रिजल्ट क्या आ रहा है, तो ऑब्जर्व क्या किया आपने और आप क्या बैठे बैठे एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो चीज है ये। दो चीजें ये ध्यान में रखनी है आपको।
फिर उसके बाद में ये एक टेबल है जो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। एक टर्म आता है जिसे कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, या इसे सिग्निफिकेंस लेवल भी बोलते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब देखो क्या है। फ्रीडम का मतलब आजादी। आपके पास में ऑप्शन से चुनने की आजादी कितनी है। यदि मान लो कि आपके सामने 4 ऑप्शन, 4 चीजें हैं खाने की, ठीक है, 1 2 3 4, या ABCD 4 आपके पास खाने की चीज है। आपके पास में ऑप्शंस कब तक है? जब तक आपके पास में कम से कम 2 चीजें बची हो तब तक तो आपके पास ऑप्शन है। जैसे मान लो 4 है, आपके पास में ऑप्शन है कि 4 में से 1 उठा लिया, ठीक। अब आपके पास में जो है वो 3 बच गए, अभी भी ऑप्शन है, 3 में से भी आप चूज कर सकते हो। आपके पास 2 बच गए, 2 में से भी आप चूज कर सकते हो। लेकिन जब आपके सामने खाने की एक ही चीज पड़ी है तो आपके पास में कोई फ्रीडम नहीं है सेलेक्ट करने की, आपको वही लेनी पड़ेगी। तो हमारे पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 3। हमने 3 चीजें ऑप्शन से या आजादी से सेलेक्ट करी है। समझ में आया? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो क्या होता है। पहले तो आपको मैं ये समझा दूं यहीं पे। डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसे बोलते हैं DF, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम किसे कहते हैं? नंबर ऑफ ऑप्शंस या नंबर ऑफ रिजल्ट्स that can be selected from options, that can be selected from options। और आपको यह ध्यान रखना है, it is always one less than total results। ये टोटल रिजल्ट्स में से एक कम होता है, हमेशा ये एक कम होता है। अभी जो मैंने बोला आपको वैसे मैं एक बार और समझा दूंगा। देखो, तो इसका फॉर्मूला तो ये होता है DF इक्वल्स टू N-1, जहां पे N का मतलब है टोटल रिजल्ट्स। देखो मैं समझाता हूं आपको। टोटल रिजल्ट, समझिएगा बात को, है ना मेरी। मैंने कहा 4 खाने की चीजें हैं, तो आप 3 चीजें तो ऑप्शंस के बेसिस पे सेलेक्ट कर सकते हो, एक नहीं कर सकते। आपके पास में 4 खाने की चीजें हैं, 4 में से मुझे ये वाली पसंद है, मैंने ये ऑप्शन के हिसाब से सेलेक्ट कर ली। 4 में से मुझे ये वाली पसंद है, मैंने ये ऑप्शन के हिसाब से सेलेक्ट कर ली। 4 में से मुझे ये पसंद है, मैंने ये ऑप्शन के हिसाब से सेलेक्ट कर ली। तो मतलब मैंने 3 चीजों को विथ ऑप्शन सेलेक्ट किया है। अब यही 5 होती तो ये मैंने ऑप्शन 5 में से सेलेक्ट करी, ये मैंने 4 में से, ये 3 में से, ये 2 में से। तो मतलब मैंने इस बार ये जो 4 चीजें हैं वो ऑप्शन होने के बाद, मतलब ऑप्शन थे इसलिए सेलेक्ट कर पाया। सो हमेशा आपके पास में ऑप्शंस कितने होंगे? टोटल में से एक कम कर दो, उतने आपके पास में ऑप्शंस होंगे। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसे ही सिलेक्ट करना है। मान लो आपको कहा जाएगा कि मेंडल के 4 प्लांट्स हैं F2 में, तो आपके पास में ऑप्शन कितने हैं? 3 है। 3 के लिए आप ऑप्शन में से सेलेक्ट कर सकते हो। अब ये जो टेबल है ना, ये टेबल तो कोई रट नहीं सकता, सीधी सी बात है, टेबल तो कोई रट नहीं सकता है। इसलिए या तो ये टेबल दी जाएगी या इस टेबल का वो डेटा दिया जाएगा आपको मिक्स करके, जो कि ऑप्शंस के अनुसार आएगा। यहां पे जो टेबल रहती है उसको, इसको आप 0.01 है, इसको 1% लिख सकते हो। 1/100 करोगे तभी तो ये 0.01 आएगा। ये आ गया 5%, ये आ गया 10%,
ये आ गया 25%, ये आ गया 50%। मोस्टली हम इन दो में से डेटा सेलेक्ट करते हैं और मैं बता दूंगा आपको कि ये किस तरीके से किया जाता है। आप तो खाली एक बार ये टेबल को देख लो, जैसे लोग वैल्यू वाली टेबल होती है ना वैसे ये टेबल है, अपने को रटनी तो नहीं है पर काम आएगी अपने, तो मैं बाद में आपको बता दूंगा कैसे काम आती है। सो चाई स्क्वायर टेस्ट क्या है? ये एक टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी या कोई भी हाइपोथेसिस हमने बनाई है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या यूज है, क्या वो सही है, क्या उसे रिजेक्ट कर दिया जाए। दूसरा, ये हमें इस बात को पता लगाने का मौका देती है कि क्या ये एक्सपेरिमेंट सही है, कितना सही है, या ये कितना अच्छा है। नेक्स्ट देखिए, अब यदि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल और ऑलमोस्ट इक्वल, या तो इक्वल हो एकदम, आपने कहा कि 100 लोगों में से 25 25 25 25 के हिसाब से ब्लड ग्रुप होगा और उतना ही मिले, हल्का फुल्का ऊपर नीचे कम हो, तो इसका मतलब तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो है ब्लड ग्रुप की बहुत बढ़िया प्रोबेबिलिटी है। आपने मेंडल का प्लांट क्रॉस किया, मेंडल के क्रॉस में 3 और 1 का रेशियो आता है टॉल ड्वार्फ का, और मान लो आपको 100 प्लांट में से यही रिजल्ट मिले, 90 प्लांट आपको जो है वो मिलते हैं टॉल और 30 प्लांट मिलते हैं ड्वार्फ, तो इसका मतलब ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। या 88 टॉल मिलते हैं, 12 ड्वार्फ मिलते हैं, तो भी अच्छा रिजल्ट है। जब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और ये जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है, व्हेन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल और ऑलमोस्ट इक्वल टू ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब है द रिजल्ट इज गुड, या फिर आप ये कह सकते हो द फिट इज गुड, द फिट इज गुड, जो फिट है वो गुड है। आपको गुडनेस चेक करने के लिए क्या करना है? गुडनेस चेक करने के लिए आपको ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी में से माइनस करना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। सो यहां देखो, मान लीजिए सपोज हमारी हाइपोथेसिस ये कहती है, सपोज हाइपोथेसिस ये कहती है कि मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, अभी सुनो, मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में टॉल इज टू ड्वार्फ का रेशियो 3:1 है। ये हमारी एक हाइपोथेसिस है। तो अब ना ये जो 3:1 है ये तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, या ये तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है कि भाई आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस करोगे तो आप ये एक्सपेक्ट करोगे। अब आपने एक वास्तव में क्रॉस किया, इन ए क्रॉस आपको 100 प्लांट्स मिले, मान लो एक बार 100 प्लांट्स, इन 100 प्लांट्स में से 90 प्लांट है वो टॉल है, और सपोज एक बार 30 प्लांट है वो ड्वार्फ है, ड्वार्फ है।
तो आपके सामने ये रेशियो कितना आया, 3:1 आ गया। ये रेशियो आपने ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, अच्छी बात है ना, ये आपने ऑब्जर्व करके निकाला है। अब आप ये पता करो कि इस की गुडनेस कितनी है। आपने एक्सपेक्ट किया था या आपने जो ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी या तो टॉल टॉल की कर लो चेक, या ड्वार्फ ड्वार्फ की कर लो। मैं आपको ऐसे समझाता हूं, 3:1 हमारा ऑब्जर्व्ड रेशियो है, और एक्सपेक्टेड कितना है, ये भी 3:1 ही था एक्सपेक्टेड। तो फाइनल रिजल्ट कितना आया, 0। जब फाइनल रिजल्ट 0 आ जाता है ना, ये देखो फाइनल रिजल्ट 0, तो 0 तो तभी आएगा जब हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही रिजल्ट आए, तभी तो 0 आएगा। आप खुद सोच के देखो, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि उस गांव में 25 25 25 25 का रेशियो मिलेगा, और मान लो उतना ही रेशियो मिल जाए, तो इसका मतलब बहुत बढ़िया गुडनेस है। तो जो 0 है, अब आप समझो, जो रिजल्ट हमारा 0 आया है, उस 0 का मीनिंग क्या है। 0 का मीनिंग है कि जो हाइपोथेसिस है वो करेक्ट है, हाइपोथेसिस करेक्ट है, और इसी को बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस, चीज समझने की कोशिश करो। 0 आना अच्छी बात है, अगर वैल्यू 0 या 0 के आसपास आती है तो इसका मतलब हमारा एक्सपेरिमेंट अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही हमारा रिजल्ट है, तब तो अच्छी बात हो गई ना। सो 0 आना इज गुड। अब और चीजें, 0 तो जरूरी थोड़ी है हर बार आए। नेक्स्ट थोड़ा सा और लिख देता हूं, इफ, अच्छा मैंने ये तो बताया ही नहीं। देखो चाई का साइन पता ना आपको, एक लंबा सा ऐसे एक्स सा होता है ऐसे, और चाई स्क्वायर ऐसे लिखते हैं इसको। यदि चाई स्क्वायर की वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब है हाइपोथेसिस इज फिट। हाइपोथेसिस या एक्सपेरिमेंट है इज फिट, ये फिट है, ये करेक्ट है। यदि ये 0 आता है तो हम हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, सही है, बढ़िया है एकदम से। नाउ और एक चीज देखिए, मान लो अब ज्यादा या कम आ जाए तो, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, इफ observed frequency is greater than expected frequency, यदि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो इस केस में हाइपोथेसिस है वो नॉट सिग्निफिकेंट है। तो हाइपोथेसिस नॉट सिग्निफिकेंट ऐसे बोलेंगे अपन, नॉट सिग्निफिकेंट, और ऐसे केस में हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे कि ये सही नहीं है। दूसरा इसका उल्टा, इफ ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी
लेस देन आती है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से, तो भी हाइपोथेसिस नॉट सिग्निफिकेंट, तो भी हाइपोथेसिस नॉट सिग्निफिकेंट, तब भी हम इसको क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे कि नहीं ये अच्छी जो है वो नहीं है हाइपोथेसिस। तो हमारा जो रिजल्ट है वो आना चाहिए पास पास में ना। चाई स्क्वायर टेस्ट का एक फॉर्मूला भी होता है, देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, उसमें से आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देना, फिर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना, इसका स्क्वायर करना, और फिर उसके बाद में ये टोटल कर देना इनका। तो जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को अपने को इस टेबल में से मैच करना है, मैं बता दूंगा आपको। यहां पर ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी ओ का मतलब है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ई का मतलब है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। चलिए एक क्वेश्चन के हिसाब से आपको मैं बता देता हूं। नल हाइपोथेसिस मैंने बताई दी। नल हाइपोथेसिस का मतलब है कि हमारा रिजल्ट जीरो आना, और जीरो आएगा, गुडनेस जीरो आएगी, तो इसका मतलब बहुत अच्छी बात है, दोनों चीजें बराबर है। नाउ एक क्वेश्चन समझते हैं अपन। देखो एक कॉइन है, उसको हमने उछाला 200 बार। एक कॉइन टॉस्ड, a coin is tossed 200 times। अब पहले जब कॉइन की ही बात है तो मैं ये कर लेता हूं बिना सवाल देखे बिना ही, चलो मैं साइड में लिख देता हूं कि एक्सपेक्टेड हेड फ्रीक्वेंसी, हेड की फ्रीक्वेंसी कितनी है एक्सपेक्टेड। तो भाई कॉइन को अगर एक बार उछालोगे तो हेड और टेल की हाफ हाफ होती है, तो मुझे लगता है कि 100 टाइम्स हेड आना चाहिए, मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ टेल कितनी है, टेल फ्रीक्वेंसी ये भी 100 टाइम्स है, वो आनी चाहिए। ठीक है ये चीज, तो हेड और टेल की फ्रीक्वेंसी मुझे लगता है ये एक्सपेक्टेड है। अब सवाल को आगे कंटिन्यू करते हैं। सवाल में लिखा है कि हेड कम्स 120 टाइम्स, 120 बार हेड आया, और बचा हुआ टेल कम्स 80 टाइम्स। तो भैया ये है अपनी ऑब्जर्व्ड, ये तो अपन ने ऑब्जर्व करी है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी या ऑब्जर्व्ड रिजल्ट भी बोल देते हो। अब हमारी जो सवाल है, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि इज द कॉइन बाइज्ड, इज द कॉइन अनबाइज्ड। क्या ये कॉइन जानबूझ के ऐसा कर रहा है कि ज्यादा बार हेड लाता है? हाँ, सो क्या ऐसा है कि ये जो सिक्का है वो जानबूझ के हेड ज्यादा ला रहा है? तो अब ये तो हो गया सवाल। अब समझो, जो सिक्का होता है, कोई भी कॉइन होता है, कॉइन के लिए हमारी नल हाइपोथेसिस क्या है? कॉइन के लिए हमारी नल हाइपोथेसिस क्या है? मतलब कॉइन के लिए सामान्यतः हम क्या बोलते हैं कि सामान्यतः कॉइन बाइस्ड नहीं होता।
आप सिक्का उछालोगे तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। कॉइन अपनी मर्जी से ना हेड लाता है ना टेल लाता है, यानी कि कॉइन जो है वो बायस्ड नहीं है। तो नल हाइपोथेसिस कॉइन के लिए क्या होती है, और ये चीज अगर कॉइन का कोई भी सवाल आएगा तो नल हाइपोथेसिस यही होगी। नल हाइपोथेसिस का मतलब समझो कि उस चीज के लिए एक्चुअली क्या परसेप्शन बना हुआ है, उस चीज के लिए सबसे सामान्यतः कोई भी एक्सपेक्ट क्या करेगा। अब सिक्का उछालोगे तो कोई भी क्या एक्सपेक्ट करेगा, 50 टाइम हेड 50 टाइम टेल, ये एक्सपेक्ट करेगा। तो नल हाइपोथेसिस कहती है नॉर्मली कॉइन इज नॉट बायस्ड, नॉर्मली कॉइन बायस्ड नहीं होता है। सो अब अपन एक बार ये पूरा का पूरा जो है वो सवाल सॉल्व करते हैं, आंसर निकालते हैं। तो क्या हमारी नल हाइपोथेसिस सही है, चेक करते हैं। सबसे पहले रिजल्ट्स, तो एक रिजल्ट है वो हेड है, एक रिजल्ट है वो टेल है। दूसरा ऑब्जर्व क्या किया आपने, ऑब्जर्व ये किया कि हेड आया 120 बार और टेल आया 80 बार। एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे आप, एक्सपेक्ट कर रहे थे 100 बार हेड आएगा 100 बार टेल आएगा, वो एक्सपेक्टेड ऊपर लिखा हुआ कॉर्नर में ये ऊपर। फिर उसके बाद हमारा जो फॉर्मूला है वो कहता है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो 120 में से 100 को माइनस कर दो 20, और 80 में से 100 को माइनस करो -20। ठीक है, अब आप एक काम करें, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर करें, तो ये आएगा 400, ये भी आएगा 400। ठीक है, अब आप ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर में ई का भाग दे दीजिए, ई से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आएगा 4 और ये आएगा 4, और समेशन जो है वो इसका आएगा 8। अभी के लिए तो एक बार ये टेबल देखो, समझो आराम से इस टेबल को, क्या किया है वो देख लो। 8 रिजल्ट आ गया। ठीक, अब आगे बात करते हैं। सो इसके अनुसार जो चाई स्क्वायर की वैल्यू है वो 8 आई है। देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। चाई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आ गई 8 हमारी। अब यहां पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम वो कितनी है, डीएफ। डीएफ का मतलब है n-1, n का मतलब टोटल रिजल्ट्स। तो जब सिक्का उछालते हो तो 2 टोटल रिजल्ट्स आते हैं, हेड और टेल, और आपको पता है कि आपके पास में अब एक ही बार ऑप्शन है, हेड ले लो या टेल ले लो। तो ये जो 2 है ये हेड एंड टेल है। ठीक है, तो एक आ गया। अब आपको उस टेबल में से ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आया है 1, उसको चेक करना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑन 1% कितना है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑन 5% कितना है। मोस्टली आपको 1% 5% पे ही चेक करना होता है। देखो टेबल निकालो वापस अपनी, ये रही टेबल। डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू है 1, 2 - 1, 1% पे ये रिजल्ट आया 6.635, और 5% पे आया 3.841। तो मैं लिख देता हूं एक बार, 6.635 और ये आया 3.841। ये हमारे रिजल्ट आ गए। या तो आपको एग्जाम में ये मिलेगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम एट 5%, 5% को 0.05 भी लिख दे वो बात अलग है, वो पूछ सकते हैं। नाउ यहां पे
जो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो देखो 1% के ऊपर भी ज्यादा है, 5% पे भी ज्यादा है, 0 से बहुत ज्यादा है ना, दोनों ही पार। ऑन 1% एंड 5%, ऑन 1% एंड 5%, द chi square value is very much than 0, 0 से बहुत ज्यादा है। अगर 0 से बहुत ज्यादा आ रहा है तो हम कहेंगे कॉइन इज बाइस्ड, कॉइन बाइस्ड है, यानी एक सिक्का जानबूझ के हेड ज्यादा बार लेके आ रहा है। समझ में आया? तो इस तरीके से ये काम करते हैं अपन। चलो मैं भी आपको एक और समझाता हूं सवाल, तब आपको समझ में आएगा। वैसे तो देखो आपको ये देख के ही समझ में आ जाता है फाइनल रिजल्ट। तो जब आप सिक्के को उछाल रहे हो और सिक्का 120 बार हेड ला रहा है तो मतलब ये तो बहुत ज्यादा ही अंतर हो गया। हाँ, 101 102 बार हेड आ जाता तो बात ठीक थी, बट इतनी ज्यादा बार हेड। एक दूसरा सवाल देखो, एक डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, मैं सीधा वैसे ही लिख देता हूं, मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, और इस डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो F2 जनरेशन है, उस F2 जनरेशन के अंदर देखो रिजल्ट्स क्या है। F2 रिजल्ट्स क्या है? F2 रिजल्ट्स आया अपना येलो राउंड 940 प्लांट्स है, और येलो रिंकल्ड ये आपके 260 प्लांट है। फिर उसके बाद में ग्रीन राउंड ये आपके 340 प्लांट है, और ग्रीन रिंकल्ड ये आपके 60 प्लांट्स है। ये दे रखा है, और टोटल प्लांट्स मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, ये 1600 प्लांट है। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन। अब अपन नल हाइपोथेसिस की बात करते हैं। नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस कहती है कि भाई F2 जनरेशन का जो रेशियो है वो 9331 आना चाहिए। नल हाइपोथेसिस कहती है कि F2 रेशियो शुड बी शुड बी 9:3:3:1, ये रेशियो ये आना चाहिए। ठीक है, तो भाई जनरली तो यही आता है। अब एक चीज देखते हैं, यदि आपको सिंपल सा यही पूछा है एग्जाम में कि क्या यहां पे नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट हो रही है, तो उसका तो शॉर्टकट आप ये देखो। यदि मैं इन सबको रेशियो के हिसाब से बात करूं, 940 रेशियो, 260 रेशियो, 340 रेशियो 60, तो मेरे ख्याल से देखो ये आंसर कुछ ऐसा आ रहा है 94 रेशियो, 26 रेशियो, 34 रेशियो 6। और यदि मैं इसको 2 से और कट करूं तो ये 47 रेशियो, 13 रेशियो, 17 रेशियो 3। मतलब ये कितना एकदम से डेविएटेड रेशियो है, ये कहीं दूर दूर तक 9:1:1:9331 नहीं है। समझ में आई बात आपको? तो ये जो रेशियो आ रहा है यहां पे, ये रेशियो नहीं आ रहा उतना। तो एक जनरल रिजल्ट तो आप यहीं से देख के बोल सकते हो कि ये फॉलो नहीं कर रहा है, बट फिर भी चलो अपन अपने हिसाब से कर लेते हैं बात। अभी एक चीज देखना, एक्सपेक्टेड रेशियो क्या है? ये है 9331।
सो हमारे रिजल्ट में से येलो एंड राउंड का एक्सपेक्टेड कितना होना चाहिए? हमारे पास में टोटल 1600 प्लांट है, 1600 में से कितने येलो एंड राउंड होने चाहिए? तो 9 के रेशियो के हिसाब से 1600 में से 900 प्लांट होने चाहिए थे येलो राउंड। समझ में आया? हमारे रिजल्ट में येलो एंड रिंकल्ड कितने होने चाहिए थे? तो 3/16 तो एक्सपेक्टेड है, 16 में से कितने होने चाहिए थे? तो 300 प्लांट ऐसे होने चाहिए थे। उसी प्रकार से ग्रीन एंड राउंड, सॉरी, ये 16 में से तो 3 आते हैं, तो 1600 में से कितने आते? 300 आने चाहिए थे। और हमारे जो ग्रीन एंड रिंकल्ड है, ये आना चाहिए थे 100। तो ये तो है हमारा एक्सपेक्टेड और ये है हमारा ऑब्जर्व्ड। समझ में आया? अब अपन एक टेबल बनाते हैं। देखो टेबल, रिजल्ट्स क्या है हमारे? पहला रिजल्ट है येलो एंड राउंड, दूसरा रिजल्ट है येलो एंड रिंकल्ड, तीसरा रिजल्ट है ग्रीन एंड राउंड और चौथा रिजल्ट है ग्रीन एंड रिंकल्ड। ये अब इनमें से ऑब्जर्व्ड रिजल्ट कितना है? तो ऑब्जर्व रिजल्ट आप देखिए, 940 तो ये थे, 260 ये थे, 340 ये थे और 60 ये थे। ये ऑब्जर्व्ड है। एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे अपन? अभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये 900 होंगे, ये 300 होंगे, ये भी 300 होंगे और ये 100 होंगे। ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब जरा ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्ट करो, तो ये आएंगे प्लस के 40, ये आएंगे माइनस के 40, ये आएंगे प्लस के 40, ये आएंगे माइनस के 40। आ गया रिजल्ट अपना। अब इसको स्क्वायर करो, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर, तो ये प्लस के 1600, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये पहले ही प्लस थे, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब आप जरा ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड करके इसको डिवाइड करो एक्सपेक्टेड से। तो एक्सपेक्टेड से डिवाइड करोगे, ये आएगा 1.78, ये आएगा 5.33, ये आएगा 5.33 और ये आएगा 16.00। तो ये आया टोटल आपका समेशन 28.44। ये आ गया 28.44, यानी कि जो आपका चाई स्क्वायर है यहां पे वो है 28.44। अच्छा, अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो यहां पे कितनी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1। आपके पास में टोटल रिजल्ट्स कितने हैं ये लिखे हुए आपके सामने। टोटल रिजल्ट 1 2 3 4, तो 4 - 1 कर दो और 4 - 1 करोगे तो ये आएगा 3। अब यहीं से मेरे को पता चल रहा है कि ये 28 वाली वैल्यू 0 से कितनी ज्यादा है। और टेबल में से अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैच करेंगे 1 पे और 5 पे। तो 3 तो ये रहा 3, 1 पे आ रहा है 11 पॉइंट समथिंग और यहां आ रहा है 7 पॉइंट समथिंग। सो मैं ये लिख दूंगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑन 1% फॉर 3 11.7 ऐसा कुछ आया था, और ये ऑन 5% फॉर 3 ये आया था 7.8 समथिंग आया था ना, उतना सा। ये रेशियो बहुत ज्यादा है, मतलब ये रिजल्ट है वो 0 से बहुत ज्यादा है।
तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या है कि हमारा टेस्ट 9:3:3 रेशो को फॉलो नहीं कर रहा। वो बात तो पहले ही पता चल गई थी, फिर इतना लंबा एक्सपेरिमेंट क्यों किया? यदि आपको एग्जाम में ये चीज पूछी जाएगी तो ये आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, या आपको चाई स्क्वायर वैल्यू पूछ ले तब आपको पूरा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। खाली टेबल के हिसाब से पूछे तो आपको पूरा एक्सपेरिमेंट करने की कहां जरूरत है? 4 - 1 3 3 का टेबल में मैच कर लो, या तो टेबल देंगे, टेबल ना देके थोड़े डाटा दे देते हैं, वो उनमें से एक सेलेक्ट करना अपने को। सो रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि एक्सपेरिमेंट does not follow नाइन थ्री थ्री वन रेशियो। बस इसका मतलब यहां पर भी हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई, इस केस में तो रिजेक्ट हो गई। तो ये भी लिख देता हूं, चलो, नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। नल हाइपोथेसिस है वो अच्छी तरीके से रिजेक्ट हो गई। तो ये हुआ अपने पास में प्रोबेबिलिटी एंड चाई स्क्वायर टेस्ट के बारे में। तो आप आज इतना करें, नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं अगले टॉपिक्स की। थैंक यू।